बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले जो MCQs हैं उनके आपको मैं आंसर्स ठीक है स्टूडेंट्स बताऊंगा, और इसके बाद जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिंपल डेफिनेशंस हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4.2 है, 4.3 और बाकी इसमें से भी। अब इनमें 4.2 4.3 ये जो हैं सिंपल डेफिनेशंस हैं जो कि हम पीछे चैप्टर में आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं। अब जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें से भी कुछ जो हैं एज इट इज़ बुक में गिवन है वो मैं आपको बुक में से बताऊंगा उनके आंसर, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े कंसेप्चुअल हैं और बुक में उनका एज इट इज़ आंसर नहीं लिखा हुआ, तो उनके आंसर्स जो हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो आप क्या करें कि अपने पास एक बुक आपके पास हो और एक नीट कॉपी और पेन अपने पास रख लें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर बुक में नहीं है वो आप नोट कर लें, और नीट कॉपीज़ में आप उनको न्यूमेरिकल्स वाली कॉपी में आप उन क्वेश्चंस को लिख लें एक्सरसाइज में। तो वो क्वेश्चंस आपने लिख लेने। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये 4.1 MCQs जो हैं एक्सरसाइज चैप्टर 4 की। पहला क्वेश्चन है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। तो जी इसका क्या है, ए टॉर्क, इक्विलिब्रियम, कपल, न्यूट्रल। तो इसका आंसर है अ कपल, क्योंकि कपल की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि टू इक्वल एंड जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो कपल बनाती हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ़ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि हेड टू टेल रूल से आप एनी नंबर ऑफ़ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो चाहे कितने भी नंबर हों वेक्टर्स के आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। सेकंड का आंसर है डी, एनी नंबर। जी थर्ड जो है, द नंबर ऑफ़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं फोर्स के? दो कंपोनेंट्स होते हैं, Fx और Fy। तो इसका आंसर होगा बी, जो कि है 2। तो थर्ड का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ये आंसर आप साथ साथ अपनी बुक में लिखते जाएं, निशान लगाते जाएं अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। जी स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। Fx इज़ इक्वल टू, Fx हमने निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो फार्मूला यूज़ होगा Fx इज़ इक्वल टू F cos थीटा। तो हम वैल्यू इसकी निकालते हैं तो आंसर आता है 8.7 न्यूटन। ऑप्शन डी, 4 का डी है। अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय, कपल कब प्रोड्यूस होता है? जो पहला क्वेश्चन है वही इसका आंसर है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज नॉट इन द सेम लाइन आर फॉर्म्ड कपल। तो 5 का आंसर है डी। 6, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन एक्सेलरेशन इज़ 0। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। तो 6 का आंसर है डी। 6 का आंसर डी है। 7, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका चेंज नहीं होना चाहिए, कीप्स इट्स हाइट। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस। कि अगर आप उसको चेंज भी करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी हाइट को मेंटेन रखे, चेंज ना हो उसकी हाइट। क्वेश्चन जी 8 जो है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार्स को कैसे स्टेबल बनाते हैं हम? उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करके। तो ऑप्शन सी होगा, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4.2। ये 4.1 हमने किया, 4.2 देखें। डिफाइन द फॉलोइंग, आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। पहला है रिजल्टेंट वेक्टर। जी तो इनका जो आर्टिकल नंबर 2 है हमारी बुक का, एडिशन ऑफ फोर्सेस, वहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है टॉर्क, ठीक है, पढ़ चुके। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ये हम पीछे आर्टिकल में पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो आपने इसकी डेफिनेशन चैप्टर पीछे से याद करेंगे, जो कि अगर हम देखें तो ये टॉर्क की डेफिनेशन होगी। जी स्टूडेंट्स यहाँ से हम टॉर्क की डेफिनेशन याद करेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। और एडिशन ऑफ फोर्सेस की जो डेफिनेशन है वो चैप्टर के स्टार्ट में रिजल्टेंट वेक्टर की, रिजल्टेंट फोर्स की जगह पर आप क्या यहाँ पे वर्ड ऐड कर देंगे? वेक्टर, ठीक है। जब रिजल्टेंट वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे तो फोर्स की जगह पर वेक्टर आ जाएगा और रिजल्टेंट वेक्टर बाकी एज इट इज़ आएगा, और लास्ट पर हम लिख देंगे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स। फोर्सेस
को जस्ट आपने रिप्लेस कर देना है वेक्टर से, तो ये डेफिनेशन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। जी तो दोबारा अब इसका जो थर्ड पार्ट है 4.2 का हम वो देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट है डिफाइन सेंटर ऑफ मास। ये अपनी इसकी डेफिनेशन जो है पीछे हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेट जो है बॉडी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4.3 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। आपने डिफरेंस बताना है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में। फर्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। टॉर्क एंड कपल में डिफरेंस बताना है। स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। अब स्टूडेंट्स ये सारी बातें जो हैं लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क एंड कपल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। एज इट इज़ इनके डेफिनेशंस मौजूद हैं, तो आपने चैप्टर के अंदर से इनके डेफिनेशंस जो हैं हाईलाइटेड डेफिनेशन है सबकी पिंक बॉक्सेस में, तो आपने ये याद कर लेनी है। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन 4.4 हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। जी स्टूडेंट्स अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पर लिख लें और अपने नीट कॉपी पर इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने और फिर वहाँ से ताकि आप इनको याद कर सकें। जी क्वेश्चन नंबर 4.4 हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। जी इसका आंसर ये आपने लिखना है। इन हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट फोर्स इज़ फाउंड बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट फोर्स विद द हेड ऑफ लास्ट फोर्स। क्या आप फर्स्ट फोर्स को लास्ट फोर्स के साथ मिलाते जाते हैं और इस तरह आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन जो 4.5 है हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब हम एक फोर्स को एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स में जो रिजॉल्व किया था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला जो टॉपिक है ये क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 4.6 व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स अब जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये हम चूँकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक है और आपने इसको बुक का सेकंड टॉपिक होगा, आपने इसको याद कर लेना है उधर से। 4.6 व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो इक्विलिब्रियम की जो जस्ट डेफिनेशन है हमारे पास जो अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि जब कोई फोर्स बॉडी पे एक्ट ना करे, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो उस पर। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब जो बॉडी है वो रेस्ट में भी हो सकती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी कर सकती है। ये 4.7 एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी अब ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक है उसके आगे दो मेन हेडिंग्स हैं और ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो आपने इनको दोनों को अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है बुक से। 4.8 why there are need of second condition for equilibrium if a body satisfy first condition for equilibrium। जी अब ये जिस तरह से है 4.6 हमने किया, 4.4, 4.6, 4.8 इन क्वेश्चंस का आंसर आप लिखते जाएं साथ साथ। जी इसका 4.8 का आंसर क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैविंग देयर डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन फॉर्म कपल with which produce angular acceleration although first condition of equilibrium is being satisfied। जी स्टूडेंट सेकंड कंडीशन की हमें इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि अगर ऐसी फोर्सेस एक्ट कर रही हों अगर ऐसी ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हों जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती हैं बॉडी में। हालांकि पहली कंडीशन पूरी हो रही होती है लेकिन बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से हमें फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई होने के साथ साथ सेकंड कंडीशन को की भी ज़रूरत होती है। जी ये आंसर आप लिख लें इसका। 4.9 व्हाट इज़ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है कि अ बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट ज़ीरो। जब रिजल्टेंट टॉर्क बॉडी पे ज़ीरो एक्ट कर रहा हो तो उस कंडीशन को सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कहते हैं। 4.1 गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। जी अब ये इसका आंसर लिखें आप 4.10 का कि कोई ऐसी बॉडी की एग्जांपल दें जो मूव कर रही हो लेकिन इक्विलिब्रियम में हो। जी इसके दो एग्जांपल हैं।
ए बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन इज़ इन इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। और दूसरा है अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इन इक्विलिब्रियम, या एक पैराट्रूपर जो है एक है जो फौजी होते हैं जो पैराशूट यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको पैराट्रूपर हम कहते हैं। कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसको वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। 4.11 जी आगे नेक्स्ट 4.11 लिखें। थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, कोई ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट पे हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। इसकी क्या आंसर क्या है इसका? अ बॉल थ्रोन अपवर्ड बिकम्स एट रेस्ट एट द टॉप, एट दिस स्टेट इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑल्दो इट इज़ इन रेस्ट। जब हम बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाता है। उस कंडीशन में बॉल चूँकि रेस्ट पे है लेकिन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस कंडीशन में बॉल रेस्ट पे ज़रूर है मगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, क्योंकि उस पर फोर्स एक्ट कर रही होती है। ग्रेविटी की जो फोर्स है बॉडी पे वो बॉल पे एक्ट कर रही होती है। अब चूँकि फोर्स एक्ट करने की वजह से वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंडीशन है कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होनी चाहिए। 4.12 वैन अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जी बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एक सिंगल फोर्स का रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। अगर सिंगल फोर्स किसी भी बॉडी पे आप लगा रहे हैं, आप वट एवर आप किसी डायरेक्शन में भी लगा लें, सिंगल फोर्स का रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसलिए सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसका आंसर लिखें। अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट बैलेंस्ड एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, देयरफॉर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फोर्स बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। 4.13 वाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज़ केप्ट एज़ लो एज़ पॉसिबल, ये हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा भी था कि जो गाड़ियों को बैलेंस करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उनकी जो हाइट है वो कम रखी जाती है, ठीक है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर रखा जा सके। व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स देयर स्टेबिलिटी एंड अवॉइड्स द चांस ऑफ टॉपलिंग डाउन। इसका आंसर लिखें आप कि व्हीकल्स आर मेड हैवी एट बॉटम, दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स देयर स्टेबिलिटी एंड अवॉइड द चांस ऑफ टॉपलिंग डाउन। ये लास्ट वन है 4.1 एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेड बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जी ये टॉपिक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आज से हम 2 लेक्चर पहले ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीनों को आपने डिटेल में याद करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जी स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। अब आप इनको आपने लिखना कैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में तो आप इसको स्टॉप कर लें जहाँ पर आप नोट करना होगा, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर लें पहले। और ये जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अब आपको मैंने बताएं, ये बुक में आंसर नहीं है इनके, तो आप इनको नोट कर लें अपनी नीट कॉपी पे, ठीक है, ताकि आप बाद में इनको यहाँ से याद कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।